चलिए देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित बिहार BSSC यानी बिहार SSC रोशन आनंद एवं बीटू झा का बुक, जो कि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है 15 गो, उसमें आज हम लोग सेट नंबर 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। माँ बाप के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा दुआएं देने वाला होता है तो वो होती है आपकी बहन और मेरी बहन। ठीक है, इसी बहन के लिए एक लाइक तो बनता है। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस नंबर 8, मॉडल सेट नंबर 8 है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर है। क्या है? बोलीवर। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम है। कंबोडिया का मुद्रा क्या होता है? रियल होता है। रैंड का मुद्रा क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका। रैंड किसका है? दक्षिण अफ्रीका का है। तुर्की का मुद्रा लीरा है। डेनमार्क का मुद्रा डेनिश क्रोन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है? कौन है? PSLV C57 है। ठीक है, यह सूर्य के कोरोना यानी किरीट का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत, यूरोप और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा देश हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे थे। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें 8 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। अब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुए। अब लॉर्ड बेबेल के बारे में 1944 से लेकर 1947 ईस्वी तक के बारे में देखते हैं। लॉर्ड बेबेल का शासनकाल था 44 से 47, यानी 1945 में बेबेल योजना आया और शिमला सम्मेलन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। अब है रेड क्लिफ रेखा। इसे ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान ने विभाजित कर दिया। अब है इसका नाम इस लाइन के वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? कौन है? जयंत महापात्रा। यानी उन्होंने 1981 में उनकी कविता रिलेशनशिप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो एक भारतीय अंग्रेजी लेखक के लिए पहली बार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियनशिप को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे किया? ईगा स्वीटेक को। यानी ईगा स्वीटेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुनिश्चित नहीं है? कौन नहीं है? डी नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर, जो कि गलत है, 1799 से 1802। लेकिन वही प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1779 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 ईस्वी, तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ है। ठीक है,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि यह 1799 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों के मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए कई प्रयास किए। उसने इसी संबंध में नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू अंग्रेजों के संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वाडेयार वंश के अल्प आयु शासक कृष्णराज तृतीय को सत्ता सौंपकर उसने सहायता संधि कर ली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के तहत हुआ। इस युद्ध के दौरान हैदर अली मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं को अंतर्गत वर्तमान में कितने वस्तुएं रखी गई है? 117 वस्तुएं रखी गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में 117 वस्तु रखी गई, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, कपास, जूट, चाय आदि रखा गया है। थोक मूल्य सूचकांक WPI के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। इसके आंकड़े वर्तमान में प्रत्येक माह के एक बार जारी होता है। इस आंकड़ों के वाणिज्यिक मंत्रालय प्रकाशित करता है। वर्ष 2017 में किए गए संशोधन के अंतर्गत उस बास्केट में वर्तमान में 697 वस्तु रखी गई। अतः WPI के अंतर्गत मात्र इन्हीं 697 वस्तुओं के मूल्य में होने वाले औसत परिवर्तन को मापा जाता है। इस बास्केट को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा है विनिर्माण वस्तुएं, तीसरा ईंधन, ऊर्जा इत्यादि। विनिर्माण वस्तुओं में 564 वस्तुओं को रखा गया है, जिसमें धातु, रसायन, टीवी, फ्रिज आदि को रखा गया है। ईंधन, ऊर्जा आदि वाले भाग में 16 वस्तुएं, जिनमें पेट्रोलियम उत्पाद, LPG, कोयला, विद्युत आदि को रखा गया है। WPI की गणना वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 पर होता है। नोट है, वर्तमान में WPI की गणना में वस्तुओं के मूल्य में अप्रत्यक्ष कर के हिस्से को सम्मिलित नहीं किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन यानी स्वरतान कहा जाता है। तारत्व पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोलन करने वाली वस्तुओं के अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा माध्यम को कणों के कंपनों के आयाम के वर्ग के अनुक्रमपाती होता है। इसे A से व्यक्त किया जाता है। माध्यम के किसी कण के एक पूरे कंपन किए जाने पर तरंगे जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर में लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेनरहिम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? कौन है? रूस और फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है। मैगिनॉट रेखा जो कि जर्मनी फ्रांस के बीच बनाती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच बनाती है। 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच बनाती है। और 30वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बनाती है। ड्यूरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनाती है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनाती है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच बनाती है। ठीक है, अब है 21 नंबर क्वेश्चन। 1885 में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विष्णु पंडित शास्त्री ने की थी।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। समाज सेवा के क्षेत्र में इनकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलवाने में रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। अबे 24 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है तथा यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड धनावेशित होता है और दूसरा ऋण आवेशित होता है। अब धनावेशित छड़ को एनोड तथा ऋणावेशित छड़ को कैथोड कहते हैं। अब इन छड़ों को जिस विलयन में रखा जाता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। प्राथमिक विद्युत सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिनमें रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल, लोकलांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेल के उदाहरण है। चलिए द्वितीयक सेल देखते हैं। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है क्योंकि इस सेल को रिचार्ज कर बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसे बाह्य विद्युत स्रोतों से जोड़कर रिचार्ज किया जाता है। इमरजेंसी लाइट, मोटर कारकों, ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि के इंजनों को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त बैटरियों आदि द्वितीयक सेल के उदाहरण है। अब विद्युत वाहक बल क्या होते हैं? विद्युत वाहक बल सेल द्वारा एक कूलम्ब आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा खपत ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल है विद्युत वाहक बल। वोल्टीय सेल विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। डेनियल सेल 1.08 वोल्ट होता है। शुष्क सेल 1.50 वोल्ट होता है। लोकलांसे सेल 1.50 वोल्ट होता है। सीसा संचायक सेल 2 वोल्ट के होता है। 6 सेल वाली कार बैटरी 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्मचारियों के शैक्षिक सेवावृत्ति से, यानी इसमें कर्मचारियों को स्वेच्छा से निर्मित करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसके लिए विच्छेद पैकेज भी दी जाती है जैसे टैक्स फ्री होती है। इसे गोल्डन रूट टू रिटायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? किसके? भारत में ब्रिटिश के खिलाफ। यानी 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया। इस गठन भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। किसने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक कितना होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। कितना होता है? न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई बराबर न्यूटन बटा मीटर, इसलिए न्यूटन पर मीटर होता है। अब दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन होता है। उष्मा चालकता का SI मात्रक
वाट पर मीटर पर केजी पर केल्विन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलिडोनियन युग में। किसमें होता है? कैलिडोनियन युग में। यानी कैलिडोनियन पर्वत का निर्माण सिलूरियन, डिनोनियन तथा पार्मियन युग में हुआ था। भारत में महादेव तथा सतपुड़ा पहाड़ियों का सृजन भी इसी काल में हुआ है। किसमें? कैलिडोनियन युग में। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी थे। कौन अधिकारी थे? जनरल हैविड। कौन है? जनरल हैविड। 10 जुलाई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी जनरल हैविड थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर संबंधित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आधारित है। किरचॉफ का नियम ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यदि लाल कांच को उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो यह हरी चमक देगा। अंधेरे कमरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक चमकेगी। अब किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद लूप में विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग व लूप में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। यानी साहित्य से संबंधित दिए जाने वाले सम्मान, जैसे साहित्य अकादमी, विभिन्न भारतीय भाषाओं में व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान 32वां जो 2022 में शिव शंकरी कुमार को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सी, उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की थी, ये गलत है। ठीक है, नहीं तो ये सांप्रदायिकता को लेकर वे तटस्थ थे। उन्होंने समाजवाद को महत्व दिया था। वे क्रांतिवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। ये तीनों इनका सही है। भगत सिंह एक जागरूक तथा धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी संगठन या पार्टी से किसी तरह संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। वे धर्म को जनता के मध्य सहनशीलता के भावना पैदा करने का प्रयास के रूप में देखते थे। भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज के संबंध में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में पूर्ण विश्वास था। उनका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है टीवी। 42 नंबर क्वेश्चन है टीवी रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण को प्रयोग किया जाता है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता हर्शेल थे। अवरक्त विकिरण के खोज कौन थे? हर्शेल थे। अवरक्त विकिरण का तरंग दर परिसर 7.8 × 10⁻7 से 5 × 10⁻−10 मीटर होता है। अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परिसर
10 का पावर 12 से 10 का पावर 10 तक होता है। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जब वस्तु पर आपतित होती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अब इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों को सेकाई करने में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। लघु रेडियो तरंग का उपयोग रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में होता है। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। अब दीर्घ रेडियो तरंग का तरंग परिसर 1.5 से 10.10 का पावर 4 मीटर तक होती है। गामा तरंगे, गामा रे, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये तरंगे बहुत उच्च आवृत्ति वाली होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे ऊर्जावान होती है। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। ये तरंगे रेडियोधर्मी पदार्थों से तब उत्सर्जित होती है जब ये परमाणु क्षय या परमाणु विखंडन से गुजरते हैं। अब गामा किरणों की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। गामा किरणें की विशेषताएं, ये बहुत उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इनकी ऊर्जा 10 किलो वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अधिक होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना सन 1969 में की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है जिसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? कब? 1969 में की गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? कौन नहीं जुड़ा था? बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़े थे। यानी जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, अब कर्नल नासिर, सुकर्णो एवं एनक्रुमा गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ। इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, ताला को चाबी से खोलना यह किसका उदाहरण है? बल युग्म का है। किसका है? बल युग्म का उदाहरण। यानी किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समानांतर बल को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म बराबर बल गुने बल युग्म भुजा होता है। बल युग्म का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल बाहु होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है वो क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। भू सतह पर उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। अब स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे।
अब एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। देश के असमिक जोनों का वर्गीकरण। जोन, तीव्रता और क्षेत्र के बारे में देखते हैं। जोन 2 कम तीव्रता, 6 या कम। देश से शेष लगभग 30% हिस्सा पे होता है। जोन 3 मध्यम तीव्रता, 7 जो होता है केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कुछ हिस्से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि जगहों पे होता है। जोन 4 जो कि गंभीर तीव्रता, 8 का जो है तीव्रता जो भूकंप आता है वो कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल के कुछ क्षेत्र, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, नोएडा, गंगा यमुना के दोआब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का छोटा सा क्षेत्र, राजस्थान, दिल्ली, गुरुग्राम और रेवाड़ी है। अब जोन 5 अत्यधिक गंभीर तीव्रता है, 9। अब उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नोट में है, नोट जोन 1 अत्यंत कम तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र भारत के मालवा के पठार तथा दक्कन के पठार क्षेत्र से संबंधित है। नोट है, भुज यानी गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भीषण भूकंप आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, कौन है? कास्टिक पोटास है। इन मृदु साबुन बनाने के लिए कास्टिक पोटास की आवश्यकता होती है। साबुन का प्रयोग केवल मृदु जल में किया जाता है, जबकि अपमार्जक मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जाते हैं। कारण यह है कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अम्लीय लवण नहीं बनाते हैं। साबुन वास्तव में उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। इन अम्लों को निम्नलिखित सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है। सोडियम एस्टिएरेट और सोडियम पामीटेट, ये होता है रिएक्शन। अब सोडियम ओलिएट। साबुन का उत्पादन में तीन चरण निहित रहते हैं। पहला, साबुनीकरण। किसी वसा के क्षार द्वारा अपघटन को साबुनीकरण कहा जाता है। इसके लिए किसी वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोल के साथ गर्म किया जाता है, जैसे C3H5, C17H35, COO के होल 3 प्लस 3NaOH साबुनीकरण और गर्म करने पर CH3H5 प्लस CH3H5OH होल 3 प्लस 3C17H25 COONA बनता है। ठीक है, चलिए तेल या फैट यानी नारियल का तेल, बिनौले का तेल, महुए का तेल इत्यादि। अब क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। वे पदार्थ जिनमें आर्द्रता गुण, परिक्षेपण गुण तथा इमल्सिफाइंग गुण उपस्थित हो संश्लिष्ट अपमार्जक कहलाते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों से बनाए जाते हैं। लंबाई C10 से कम नहीं होनी चाहिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए श्रृंखला लंबाई C10 से C15 तक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए श्रृंखला लंबाई C10 से C18 पाई जाती है। धोवन सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। अब इसका उपयोग कपड़े धोने, साबुन बनाने में, जल की कठोरता दूर करने इत्यादि में किया जाता है। खाने वाला सोडा NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर वायु जलवाष्प अवशोषित कर लेता है। यह प्रबल क्षार है। इसका उपयोग साबुन, सोडा, लाइन, फॉस्फीन, हाइड्रोजन आदि बनाने में होता है। अब सोडियम धातु को निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति थे, कौन थे?
नीनो डी कुन्हा यानी अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने सन 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। ठीक है। नीना डी कुन्हा भारत में वर्ष 1529 से 38 तक पुर्तगाली वायसराय रहा है। नीना डी कुन्हा ने सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बनाई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य से में स्थित है? कौन है? केरल में स्थित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य में स्थित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, जो भगवान विष्णु से समर्पित है। भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। इसका पुनर्निर्माण वर्तमान स्वरूप राजा मार्तंड वर्मा द्वारा द्रविड़ शैली में करवाया गया, जो त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे। अब इस मंदिर में प्रवेश के लिए सख्त ड्रेस कोड का नियम है। पुरुषों का मुंडू या धोती तथा महिलाओं के साड़ी मुंडू निरितुम पहनकर आने की अनुमति है। चलिए अब देखते हैं भारत के प्रमुख मंदिरों से संबंधित तथ्य। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? गुजरात में है। मुख्य देवता इसमें कौन है? सूर्य देवता है। निर्माता किसने कराया था? भीम प्रथम चालुक्य वंश का था। विशेषता है 1026 से 27 ईस्वी में मुरु गुर्जर शैली में बनवाया गया है। अब विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। मुख्य देवता है भगवान शिव का रूप है। निर्माता कौन है? विजयनगर साम्राज्य द्वारा है। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अब विठल स्वामी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। मुख्य देवता कौन है? विष्णु के एक अवतार हैं। अब निर्माता है 15 से 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य में है। विशेषता है पत्थर का रथ है। सबरीमाला मंदिर पेरियार बाग अभयारण्य केरल में है। अब अय्यप्पन स्वामी विष्णु और शिव के अवतार हैं। निर्माता कौन है? 12वीं सदी के पूर्व है। विशेषता तीर्थ यात्री काले और नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश। मुख्य देवता कौन है? भगवान शिव है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मुख्य देवता कौन है? हरिहर शिव और विष्णु का स्वरूप है। 11वीं सदी सोमवंश द्वारा निर्माता हुआ था। विशेषता है देवुल शैली स्वरूप है। अब करणी माता मंदिर मीनाक्षी मंदिर करणी माता मंदिर देशनोक राजस्थान। देवी दुर्गा मुख्य देवता है देवी दुर्गा। निर्माता कहाँ के था? गंगा सिंह ने। अब विशेषता है चूहों का मंदिर कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। देवी पार्वती एवं सुरेंद्र स्वर में स्थित है। 16वीं सदी में पुनः निर्माण किया गया। ये 1000 स्तंभों के विशाल परिक्रम एवं 1000 स्तंभ के हैं। ठीक है। अब एक कोणार्क मंदिर को सुन लेते हैं, देख लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, जो कि सूर्य मंदिर है। यह 13वीं सदी में पूर्वी गंगा वंश द्वारा बनाया गया था। ब्लैक पोगंडा धूप घड़ी मंदिर के पहिए हैं। नवग्रह मंदिर गुवाहाटी असम में है, जो कि चित्रसाल पहाड़ी पर है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अहोम राजा राजेश्वर सिंह द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है। अब 9 प्रमुख खगोलीय पिंडों का मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? कितना होता है? 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10.7 होता है। MgOH का होल 2 यानी pH मान 10.5 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल 2 है। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह जल में घुलने पर दूध जैसे दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 59 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस
रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। NO3 के माइनस NO होता है। ठीक है, यानी जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन? मॉरिशस नहीं है, अफगानिस्तान है, मालदीव और श्रीलंका सार्क का देश है। सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क के 8 सदस्य देश है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें किसकी परत विद्यमान होती है? किसकी होती है? यशद यानी जस्ता की परत विद्यमान होती है। जस्ते लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें यशद यानी जस्ता की परतें विद्यमान होती है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन यानी लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेप, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तुएं जंग से सुरक्षित रहती है। अब धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रा तत्व है। इस विधि से हमें इच्छानुसार धातुओं के गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खिंच जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है तथा उनमें जंग नहीं लगता है। अब शीशा मुख्यतः अपने सल्फाइडों को कार्बोनेटों के रूप में पाया जाता है। गैलेना व सिरुसाइट लेड कार्बोनेट PbO3 इसके मुख्य अयस्क है। यह सर्वाधिक अस्थायी तत्व है क्योंकि इसमें अधिक परमाणु क्रमांक 82 वाले सभी तत्व अस्थायी रेडियोधर्मी होते हैं। इसका रंग नीला भूरा होता है। यह भारी धातु है। अन्य धातुओं के विपरीत यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है। शीशा के खाने से उत्पन्न बीमारी को प्लम्बिज्म, कोलिका, पिक्टोनम अथवा सटानिज्म कहते हैं। अब इस बात को जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण बढ़ाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? कहाँ है? तेलंगाना में किया गया है। यानी भारत की संविधान के वस्तुकार माने जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर कह रहा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। कौन है? जिंदगड़ा। कौन है? जिंदगड़ा है। ठीक है, यानी पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवादीप की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, अब पश्चिम में पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। 1 बिलियन का pH मान 3 है तथा जब pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रण होता है। तो क्या होगा? 1000 गुण घट जाती है, 1000 गुना घट जाती है। यानी 1 बिलियन का pH मान 3 है। जब pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना
घट जाती है। पीएच किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोजनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है। अब है किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ जाता है तो पीएच OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को लघुगुणक का ऋणात्मक मानना है। अब पीएच बराबर था -log H+ की सांद्रता के मोलर में। log 1/H+ होता है। पीएच होता है -log H+। 3 का पीएच होता है 10⁻³ H+ होता है। 6 का पीएच होता है 10⁻10 H+ होता है। अब उपरोक्त मूल्यों में से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाती है। उदाहरण है, पीएच का मान एक उच्च अम्लीय को दर्शाता है। pH 3 उससे कम अम्लीयता को तथा pH 100 बहुत कम अम्लीयता को दर्शाता है। pH का मान 7 से अधिक विलयन की क्षारीयता को दर्शाता है। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन का पाचन में सहायक होता है। अब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि इस शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन 74 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया है? किस शहर ने किया? नई दिल्ली ने किया है। यानी इस सम्मेलन में दुनिया के 30 देशों के 180 प्रतिनिधि जुड़े हैं। शिखर सम्मेलन का विषय रिस्पॉन्स टू कंप्रीसेट चैलेंज फॉर फिलोसफी टू प्रैक्टिस है। ठीक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य किस निम्न में से कौन सा है? कौन है? मेघालय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय 27.9% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य घटते क्रम में मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य बढ़ते क्रम में नागालैंड 0.6%, केरल 4.9%, गोवा 8.2%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नगर हवेली 55.50% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11.320 व न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जो कि 46 है। अब है अन्य तथ्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ है। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त W. प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपालास्वामी 1949 से 1953 ईस्वी तक थे।
अब दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी में महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। 1951 में लघु विभाजक वर्ष। नोट है भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% तथा दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच 7 तत्व मौजूद हैं। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक समानता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है तथा क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहला तत्व नहीं मिलता है। 81 नंबर क्वेश्चन। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच की न्यूनतम तत्व मौजूद है। कितने हैं? 7 गो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? श्रीनगर में रखी गई थी। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ यानी शहीद स्मारक का आधारशिला रखी है। ठीक है। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम साम्राज्य को गुलाम वंश नाम दिया गया। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब है कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था। वह लाखों में दान दिया करता था। अपनी असीम उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। अब इतिहासकार मिनहाज ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दी थी। ऐबक ने हसन निजामी और फक्र मुदबिर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया तथा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अब उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। सन 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में आराम शाह को पराजित किया और स्वयं सुल्तान का सुल्तान बना। इसे भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। इसने तुर्क चिहलगामी की प्रथा तथा इक्ता प्रणाली चलाया और दिल्ली को अमीरों का दमन किया। अब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 ईस्वी। बलबन नौरोज उत्सव सिजदा और पैबोस। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान को नमस्कार करना एवं पैबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। प्रथा राजस्व सिद्धांत प्रारंभ किया, जिसमें तुर्कान ने चिहलगामी को समाप्त किया था। अब बलबन के दरबारी कवि फारसी अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था।
फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी। अरे फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसने हक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। अब 87 नंबर क्वेश्चन, जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? राजस्थान के हाई कोर्ट में, जो कि अभी करंट है, देख लीजिएगा करंट के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? कौन है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। ये करंट के हिसाब से देख लीजिएगा, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? IFSC कोड में 11 अंक होते हैं, ठीक है। IFSC का पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाता है, 5वां अक्षर कैरेट 0 होता है, आखिरी के 6 अंक ब्रांच के कोड के बारे में बताता है, ठीक है। आधार कार्ड पर 12 अंक होते हैं, पैन कार्ड पर 10 अंक होता है, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखें। अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत को हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया था 1927 में। अब इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है। स्थूल पिंडों के लिए यह प्रभाव अति न्यून होता है। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या नील्स बोर ने सन 1913 में की है। अब यह सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, तथापि परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रम में कई बातों को तर्कसंगत रूपी समझने में इसका उपयोग किया जा सकता है। बोर का मॉडल निम्नलिखित है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। डेल्टाई के अंतर वाली 2 स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरणों के निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है। U बराबर डेल्टाई बाई एच E2 माइनस E1 बाई एच होता है, जहाँ E1 और E2 क्रमशः निम्न और उच्च अनुमत ऊर्जा अवस्थाएं हैं। इस समीकरण के बारे में बोर का आवृत्ति का नियम कहा जाता है। विकिरण के एक क्वांटम ऊर्जा E उसकी आवृत्ति V के समानुपाती होती है। इसे समीकरण E बराबर h म्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। अनुपातिकता स्थिरांक h को प्लांक स्थिरांक कहा जाता है और उसका मान 6.626 गुना 10⁻⁻24 जूल पर सेकेंड होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्लांक कृष्णिका से विभिन्न तापों का उत्सर्जित विकिरणों के तीव्रता विकिरण की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अब इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त युवा थीम के आधार पर 31 मई को 60 दिनों का एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया था। WHO ने इस वर्ष 2023 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं रखी है। अब जबकि पिछले साल इसकी थीम पर्यावरण की रक्षा करें रखी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 अलग शब्द का चयन कीजिए। रूस, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। क्या है? एक रूस है। रूस एक देश है, अन्य सभी महाद्वीप हैं। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपभू में कब होती है? उपभू। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी उपभू के समय होती है। महीने के एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है
तो ऐसी स्थिति को उपभू यानी अपोगी कहते हैं। अब महीने के एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो ऐसी स्थिति को अपभू कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है तो ऐसी स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति प्रत्येक 3 जनवरी को घटित होता है। अब उपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होता है तो ऐसी स्थिति को अपसौर कहते हैं। यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को घटित होती है। अपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरीमिया क्या है? यूरीमिया कहते हैं। यानी रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरीमिया कहते हैं। यूरीमिया के बारे में जानते हैं। यह एक विषाक्तता की स्थिति है तथा शरीर में यूरिया आदि अपशिष्ट उत्पादों के एकत्रित होने से होती है, जो साधारणतः वृक्क द्वारा उत्सर्जित होते हैं। इस स्थिति में गंभीरता का अनुमान रक्त यूरिया के अमापन से लगाया जाता है। यूरिया का मापन अन्य नाइट्रोजन युक्त विषाणु पदार्थों की अपेक्षा सरल होता है। इसकी चिकित्सा पूर्णतः लक्षणिक होती है, जो विशेषज्ञ द्वारा की जाती है। अब नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। नेफ्राइटिस में वृक्क के स्थान पर कमर में दर्द होता है, जो नीचे की तरह जांघों में जाता प्रतीत होता है। अब इसमें मूत्र थोड़ा और बार जलन के साथ आता है, जो दुर्गंधित होता है। मूत्र में रक्त के भाग भी आते हैं। यह रोग कई प्रकार के होते हैं। अब इस रोग का कारण जीवाणु संक्रमण होता है। द्वितीय संक्रमण को नेफ्राइटिस का कारण बन जाता है। अब प्रकोप की दशा में योग चिकित्सा से दवा करनी चाहिए। वैसे पेनिसिलिन का प्रयोग इसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन तंत्र मूत्रपथ के सही क्रम को दर्शाता है? कौन है? ए वृक्क यानी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। पहला होता है किडनी, उसके बाद वहाँ मूत्रवाहिनी बनता है, वो मूत्राशय बनता है, मूत्रवाहिनी होता है, उसके बाद मूत्राशय बनता है और मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, चलिए मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। अब वृक्क उदर में रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर, अलग शब्द को चयन करें। कौन है? रॉकेट मानव निर्मित है, जबकि ग्रह, आकाशगंगा और तारे आकाशीय पिंड और प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सा है? अगुलहास धारा। कौन है? अगुलहास धारा। अगुलहास महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर की धाराएं: दक्षिण विषुवतीय धारा, मोजाम्बिक गर्म धारा, मेडागास्कर गर्म धारा, अगुलहास गर्म धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। अब अटलांटिक महासागर की धाराएं: गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं: उत्तरी विषुवतीय जलधारा, एंटीलीज जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीट जलधारा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। ठंडी जलधाराएं: लेब्राडोर जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, बेंगुएला जलधारा, नॉर्वे जलधारा और ब्राज़ील जलधारा ठंडी जलधारा सब है। ठीक है, अब सारगैसोस सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है। अब प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराएं: गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। पहला उत्तरी विषुवत जलधारा। ठीक है, ठंडी
क्यूरोसिस जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, चौथा है अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, सुशिमा जलधारा। अब ठंडी जलधारा में आता है क्यूराइल जलधारा, अखोस जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, आर्कटिका की जलधारा, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा। ये सब क्या है? ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है। अब 105 नंबर को, आरबीआई के संबंध में निम्न में से कथन पर विचार करें और सही कथन चुनें। कौन है? सी, यानी एक और दोनों सही है। यानी केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था। दूसरा है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। ये करंट अफेयर से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस संख्या का चयन मैथ का है। अब अगला क्वेश्चन 107 नंबर, एक खिलाड़ी का 15 पारियों में एक निश्चित औसत रन 16वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए, जिनमें से उसका औसत 6 रन बढ़ाए गए हैं। यह एवरेज का सवाल है। अब 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाशीमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? थायराइड ग्रंथि से है। हाशीमोटो रोग से किससे है? थायराइड ग्रंथि से है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है, यानी इस अवस्था में थायराइड ग्रंथि का स्राव इतना कम हो जाता है कि स्राव बढ़ने के लिए दी गई औषधियां शरीर में विष का काम करने लगती है। इसको नष्ट करने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बनाने लगती है जो थायराइड को नष्ट कर देती है और एंटी इम्यूनियो रोग या थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? किससे? दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। इसकी शुरुआत 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था। हरित क्रांति जो कि खाद्य उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति जो कि तिलहन से संबंधित है, भूरी क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति जो कि मसाला उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति जो कि फल उत्पादन शहद से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन। अब ओशन रिंग ऑफ योग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंडियन नेवी द्वारा किया गया है। यानी अब आयुष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के समन्वयन से ओशन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम की योजना बनाई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, देशव्यापी गंभीर तीव्रता श्वसन लक्षण यानी SARS जो बार बार समाचारों में आता रहता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। यानी देशव्यापी गंभीर तीव्रता श्वसन संलक्षण SARS जो बार बार समाचार पत्रों में आता रहता है, विषाणु के कारण होता है। रहस्यमय निमोनिया अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS नामक घातक रोग है जो अप्रैल 2003 के अंत तक चीन, हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर सहित 25 देशों में लगभग 200 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और लगभग 3500 लोग प्रभावित हुए। अभी तक के अनुभवों से यह पता चलता है कि रहस्यमय निमोनिया एक मरीज के छींक या खांसने भर से निकलने वाले सूक्ष्म कणों के जरिए एक साथ हजारों लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्पष्ट निर्देश है कि इस रहस्यमय संक्रमण वायरस से बचाव ही इस सिंड्रोम से बचने का एकमात्र उपाय है। अब SARS से पीड़ित रोगी का सामान्य जांच अर्थात एक्सरे, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, बलगम आदि की जांच करवानी होती है। SARS की पहचान होने पर सामान्य निमोनिया से पीड़ित रोगी को दी जाने वाली पेनिसिलिन परिवार की दवाएं काम नहीं करेगी।
अबे अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS ने बताया कि जिम्मेदार विषाणु कोरोना वायरस समूह का है। अब CDS के अधिकारियों का मानना है कि अभी इस पर और काम किया जाना बाकी है। 116 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज है। यानी बिहार में वर्षा के वितरण में असमानता बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में राज्य में पूर्वी भाग में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। सबसे कम वर्षा बिहार में औरंगाबाद में होता है। कहाँ होता है? औरंगाबाद में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117वां 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? वहीदा रहमान को किया गया है। यानी अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली वहीदा रहमान प्यासा, CID, गाइड, कागज के फूल, खामोशी और त्रिशूल सहित कई प्रतिष्ठित फिल्मों के अविस्मरणीय भूमिका निभा चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर, इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? कौन है? पीयूष ग्रंथि है। कौन है? पीयूष ग्रंथि। यानी पीयूष ग्रंथि पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य तथा अन्य कशेरुकियों में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। पहला है बहिस्रावी ग्रंथियाँ। इसके द्वारा स्रावित पदार्थ इनकी वाहिकाओं में बहकर संबंधित अंग विशेष में ही जाते हैं, इसलिए इन्हें वाहिनी युक्त ग्रंथियाँ भी कहते हैं। अब यकृत स्तनियों की स्वेद ग्रंथियाँ, तैल या सीबेसियस ग्रंथियाँ, लाल ग्रंथियाँ आदि इनके उदाहरण हैं। अब दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंडोक्रोमी ग्लैंड। इस ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती है, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। अब इनसे स्रावित पदार्थ उत्तक द्रव के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलते हैं। अब इन पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियों में रुधिर वाहिका अपेक्षाकृत अधिक होती है। तीसरा है मिश्रित ग्रंथियाँ, मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये वाहिका युक्त होती है, लेकिन इनमें बहि एवं अंतःस्रावी दोनों ही प्रकार की भाग या कोशिकाएं होती है, किंतु बहिस्रावी भाग प्रमुख होती है। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जो मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। पूर्णतः अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है थायराइड ग्लैंड। तीसरा है अधिवृक्क अर्थात एंड्रियल ग्रंथियाँ। पैराथायरॉइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। ठीक है। बी है मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय। सी है अग्नाशय अन्य संरचनाएं, आमाशय, आंतरीय श्लेष्मिका। दूसरा है जनद। तीसरा है अपरा। नोट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थायराइड ग्रंथि है। ठीक है। अब 122 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफगान कब? 1839 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। यानी 1839 से 1842 ईस्वी गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। अब शाह शुजा को दोस्त मुहम्मद की जगह वहां का शासक बनाने के लिए त्रिपक्षीय संधि की रणजीत सिंह भी शामिल हुए। जॉन किन के नेतृत्व में बोलन दर्रे में अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 123। 123 क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? डॉक्टर अश्विनी कुमार को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन, स्नायु निम्न में से किसको जोड़ता है? स्नायु किसको जोड़ता है?
हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु लिगामेंट, यह एक घना तंतुमय संयोजी ऊतक है। ये अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। अस्थियों के जोड़ों के कारण ही मनुष्य अपनी गर्दन, उंगलियों और पैरों को आसानी से घुमा पाता है। अब है कंडरा टेंडन, यह घना मजबूत तंतुमय ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। अब पैरों में मोच स्नायु के टूटने के कारण होता है। अब स्नायु में पीले एवं श्वेत तंतु होते हैं। स्नायु एवं कंडराएं संयोजी ऊतक हैं। अब एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा में मांसपेशियों से जोड़ता है। अब 128 नंबर क्वेश्चन है, सारे जहां 128 नंबर क्वेश्चन है, गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? किसने की है? मोहम्मद इकबाल ने की है। जनगणमन किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। गीत गोविंदम जयदेव ने किया है। सरफरोशी की तमन्ना किसने किया? बिस्मिल अजीमाबाद ने किया है। नोट है, सरफरोशी की तमन्ना को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय बनाने का कार्य राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। ठीक है। अब 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? अफ्रीका संघ को बनाया गया है। यानी 9 सितंबर 2023 को 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में पहले दिन G20 सदस्य देशों में सर्वसम्मति से नई दिल्ली को घोषणा स्वीकार की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्म निम्न में से किस जगत प्रणाली के उदाहरण है? किसके हैं? मोनेरा के हैं। किसके हैं? मोनेरा के। यानी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत प्रणाली के उदाहरण है। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंतः R.H. व्हिटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया है। अब इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया। कौन है? एनिमेलिया। अब मोनेरा के बारे में जानते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। अब प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एककोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित है। अब पादप, इस जगत में प्रायः वे सभी रंगहीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं जो शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। अब कवक, इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषित होते हैं। ये परजीवी अथवा मितोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब एनिमेलिया, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोगी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। अब इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? किसका है? अंक की राजधानी क्या है? चंपा है। यानी चंपा अंक महाजनपद की राजधानी थी। अब महाजनपद और राजधानी, ठीक है। अंक की राजधानी कहाँ है? चंपा है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली, विदेह और मिथिला है। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन, महिष्मती। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशावती, कुशीनगर। पंचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र, काम्पिल है। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य
की राजधानी क्या है? विराटनगर है। कम्बोज की राजधानी क्या है? हाटक है। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। असमक की राजधानी क्या है? पोटलीपोतन है। गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। अब बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। अब 135 वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा पर की गई थी? सरकारिया आयोग के अनुशंसा पर की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग के अनुशंसा पर की गई थी। अब इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आर एस सरकारी आयोग अध्यक्ष था 3 सदस्यीय किया गया। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य थे श्री बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें की। ये सिफारिशें केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित थे। अब प्रमुख सिफारिशें। अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य में मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष समाप्ति से पहले असाधारण परिस्थितियों में ही हटाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो ही जिसे अंतर सरकारीय परिषद कहा जाना चाहिए। नोट है, केंद्र सरकार सरकारी आयोग की ज़्यादातर सिफारिशें लागू कर चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 138। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल के GI टैग मिला है? उड़ीसा को मिला है। कहाँ के? उड़ीसा। बिहार का मरचा चावल है। पश्चिम बंगाल का। तमिलनाडु को सलेम साबुत दाना। मार्तंड सद ऊँटी बर्फी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? कौन है? लीला सेठ थी। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? कौन किया है? भारत किया है। ठीक है, अब 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। किससे होता है? बम्बई प्रेसिडेंसी से। अब 145 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अभी संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष और इस प्रकार हैं। समिति अध्यक्ष संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों का अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब पहला मूल अधिकार उप समिति कौन थे? JB कृपलानी। दूसरा अल्पसंख्यक समिति कौन थे? HC मुखर्जी। संघीय शक्ति संबंधी समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय शक्तियों संबंधी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब कार्य संचालन संबंधी समिति के कौन थे? KM मुंशी थे। अब 146 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन नहीं है? आम चुनाव में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान क्या मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आम चुनाव में मतदाता मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1946 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अब इसके तहत भारतीय संविधान के भाग 4 के क तथा अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया है। इसे मूलतः नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई, तब मौलिक कर्तव्य 10 से 11 हो गई। अनुच्छेद 51 के क के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और वाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत की सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अब यह छठा है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब 9वां नंबर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। 11वां है माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चों या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है पुट यानी निम्न में से कौन मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। ठीक है, कौन है? मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, 2 ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन है 148। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? कौन है? अटॉर्नी जनरल। कौन है? अटॉर्नी जनरल। यानी संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। महान्यायवादी को सदन की कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। इसे अपने कर्तव्य पालन के दौरान भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर कथन पर विचार कीजिए। यानी राज्यसभा का धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई शक्ति निहित नहीं है, ये भी है। अब दूसरा है राज्यसभा के अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, ये भी है। और तीसरा है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, गलत है। ठीक है, ये 2 क्या है? सही है। ये ऑप्शन कौन होगा? पहला और दूसरा होगा। अब 150 नंबर क्वेश्चन है
सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 2005 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।